अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। पुराने जमाने में सिंध के एक गांव में एक कमाल नामी लकड़हारा रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ का एक लौता बेटा था जो हर वक्त अपनी माँ का खिदमत करता और उसकी दुआएं लेता। वो बहुत गरीब थे। कमाल दिन रात मेहनत करके लकड़ियां जमा करके शहर जाकर बेचता और जो पैसे उसको वसूल होते वो उससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाता। उसे मेहनत करता देखकर उसकी बूढ़ी माँ हर वक्त उसे बस यही दुआ देती, बेटा खुदा करे कि तुम्हारी शादी किसी बादशाह की बेटी से हो। और वो हर दफा हंसकर अपनी अम्मी को जवाब देता, अम्मी ये कैसी दुआ है, कहाँ मैं और कहाँ बादशाह की बेटी। वो बेटे को दिलासा देते हुए कहती, बेटा अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, न जाने किस घड़ी वो मेरी दुआ कबूल फरमा ले। उसकी रहमत से कभी भी मायूस नहीं होनी चाहिए। बादशाह की बेटी भी तो एक इंसान ही है। अगर अल्लाह ने चाहा तो तेरी शादी किसी बादशाह की बेटी से भी हो सकती है। क्या किसी गरीब की शादी किसी बादशाह की बेटी से नहीं होती? ये सब तो किस्मत के खेल है बेटा। एक बूढ़ी माँ इससे ज्यादा और क्या दुआ दे सकती है कि उसकी औलाद को हर वो सुख मिल सके जो किसी बादशाह की शहजादी को या फिर किसी अमीर ज़ादे को मिलती है। अपनी बूढ़ी माँ की दुआ सुनकर वो बहुत खुश होता और वो पहले से भी ज्यादा दिल लगाकर काम करता और बहुत ही ज्यादा हुस्न सलूक से अपनी माँ के साथ पेश आता। अपनी गुर्बत की वजह से कमाल तालीम के जेवर से महरूम रहा, यानी कि वो लिख पढ़ नहीं सका, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करके वो अपने आप को खुशनसीब समझता था और दूसरों को भी माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की तलकीन करता रहता। उन्हें गरीब समझकर कोई भी उन्हें रिश्ता नहीं देता था, लेकिन कमाल को इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने में मसरूफ था कि अचानक उसकी नजर दो अजनबी परिंदों पर पड़ी जो जिस्म से सुतर मर्द की तरह बड़ी लग रही थी। ऐसे परिंदे उसने पहले कभी नहीं देखे थे और हैरत की बात यह थी कि वो उस परिंदों की बोली भी समझ सकता था। कमाल एक दरख्त के पीछे बैठकर देखने लगा कि वो आपस में बातें कर रहे हैं। एक परिंदे ने दूसरे से कहा, मेरे दोस्त लगता है कि हम सिंध में आ गए हैं, देखो मौसम कितना गर्म है। दूसरा परिंदा बोला, आपने ठीक कहा, हम दुनिया की सैर करते करते थोड़ी देर के लिए यहाँ सुस्ताने की गर्ज से उतरे हैं, पर यहाँ तो बहुत गर्मी है, जबकि हम तो ठंडे इलाके के परिंदे हैं। पहला परिंदा कहने लगा, अब सोचना कैसा, हमारी अगली मंजिल बहारिस्तान है जिसका बादशाह निहायत रहमदिल और मेहरबान है। उसके बादशाही में रियाया के साथ चरिंद परिंद भी बहुत खुशहाल हैं और वहाँ के जंगल में हमारे कबीले के बहुत सारे परिंदे भी मौजूद हैं और जंगल भी काफी बड़ा है। पहला परिंदा कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मेरी एक ख्वाहिश है। दूसरा परिंदा बोला, कैसी ख्वाहिश? पहला परिंदा कहने लगा, सारी दुनिया देख ली, लेकिन चीन मुल्क की सफर अभी तक बाकी है। दूसरा परिंदा बोला, मेरे अजीज दोस्त, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, लेकिन एक मसला है। पहला परिंदा कहने लगा, कौन सा मसला? दूसरे ने जवाब दिया, वो ये कि चीन की आबो हवा इस वक्त सिंध की तरह गर्म है, इसीलिए हमें कुछ वक्त के लिए बहारिस्तान में रुकना पड़ेगा। वैसे मुझे भी चीन मुल्क देखने का बहुत शौक है, तब तक हमें बहारिस्तान की आदिल बादशाह की बादशाहत में रहना पड़ेगा। आखिरकार दोनों परिंदे इस बात पर राजी हो गए। उनकी बातें सुनकर कमाल ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इन परिंदों के साथ बहारिस्तान मुल्क नामी उस मुल्क में जाकर अपना किस्मत आजमाऊं और खूब पैसे कमाकर अपनी अम्मी को आराम दे सकूं। उसने सोचा, जब ये परिंदे उड़ेंगे तो अचानक छलांग लगाकर एक परिंदे की पीठ पर सवार हो जाऊंगा। वो उनके उड़ने का इंतजार करने लगा। वो परिंदे जिसामत में बहुत बड़े थे। अब शाम के साए चारों सौ फैलने लगे। परिंदे अब नई उड़ान के लिए तैयार थे। कमाल ने तेजी के साथ एक लंबी और ऊंची छलांग लगाई और वो एक परिंदे की पीठ पर बैठने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ परिंदों ने अचानक एक आदमी को अपने पीठ के ऊपर पाया तो डर और खौफ के मारे उन्होंने आसमान की तरफ उड़ान भर ली और थोड़ी ही देर में वो फजाओं में प्रवास कर रहे थे। कमाल ने परिंदों के पंख बहुत मजबूती से पकड़ रखे थे। फजा में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इस पूरे सफर में दोनों परिंदे खामोश रहे। शायद वो डरे हुए थे या एक इंसान की वजूद को ठिकाने लगाने का सोच रहे थे। आखिरकार दोनों परिंदे आबादी से थोड़ी दूर हटकर एक जंगल में उतरे। कमाल ने मौका गनीमत जाना और वो भी फौरन नीचे उतर आया और एक तरफ दौड़ लगा दी। वो दोनों परिंदे से खौफजदा था। दौड़ते दौड़ते वो जंगल से काफी दूर निकल आया। ये रात का वक्त था और मौसम भी काफी सर्द था।
وہ سردی سے ٹھٹکتا ہوا ایک شہر میں آ کر پہنچ گیا۔ اس نے ایک آدمی سے شہر کا نام پوچھا۔ آدمی نے پہلے تو اس کا حلیہ دیکھا، پھر جواب دیا، تم اس وقت ملک بہارستان میں موجود ہو اور یہاں پر بادشاہ ظہیر جان کی حکومت ہے۔ کمال نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آج شہر کو خوب سجایا گیا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، بازاروں میں خوب رونقیں تھی، پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف شاندار رنگا رنگی روشنیاں اور پھولوں کی مہک سے شہر کی رونق دوبالا ہو گئی تھی، جبکہ لوگ مختلف ٹولیوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کمال لکڑہارا بھی صبح سے بھوکا تھا، پہلے جنگل اور پھر تھکا دینے والا سفر۔ وہ نڈھال ہو کر ایک ٹولی میں بیٹھ گیا اور ایک آدمی سے پوچھا، بھائی صاحب، یہ پورے شہر میں جشن اور دعوت عام کس لیے ہے؟ وہ صاحب کہنے لگے، ارے بھائی، آپ کو معلوم نہیں کہ آج رات یہاں بادشاہ ظہیر جان کی ایک لوتی صاحبزادی شہزادی صبرینا کی شادی ہے، اور اسی خوشی میں یہ جشن اور دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کمال نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہاں سردی سے بچاؤ کے لیے سوکھی لکڑیاں جل رہی تھی، لوگ اپنے ہاتھ سیک رہے تھے۔ کمال کو سندھ کی گرمی یاد آ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس اجنبی دیش میں آخر کون سا کام کرے گا۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، ویسے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تھکن کے باوجود بھی نیند اسے کوسوں دور تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھا آگ تاپ رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، شکل سے تم مزدور دکھائی دیتے ہو۔ کمال نے جواب دیا، میں یہاں مزدوری ہی کی غرض سے آیا ہوں۔ وہ آدمی اس کے پاس بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر اسے آہستہ سے کہنے لگا، میرے دوست، میری بات غور سے سنو۔ تم نے میرا ایک کام کرنا ہے جس کے بدلے میں تمہیں 2000 دینار دوں گا، لیکن کام کچھ مشکل ہے اور رازدارانہ ہے۔ کیا تم راضی ہو؟ کمال غریب لکڑہارا تھا، 2000 دیناروں کا سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ وہ حیران رہ گیا، اتنی بڑی رقم اس کے منہ سے اچانک نکلا۔ تو دوسرا آدمی ہنس کر بولا، میرے دوست، اس سے بھی زیادہ ملیں گے، بس ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ بات کسی تیسرے آدمی تک پہنچ گئی تو تمہاری خیر نہیں، راز پھاش ہونے پر تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو بولو پھر منظور ہے؟ کمال نے سوچا کہ ایک ہی رات میں اتنی بڑی مزدوری مل رہی ہے، اور ویسے بھی اس پرائے دیش میں میرا ہے ہی کون جس سے میں یہ راز والی بات کہوں گا۔ اتنی بڑی رقم اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں کل ہی واپسی کا راستہ پکڑ لوں گا اور واپس جا کر ماں کی خوب خدمت کروں گا اور کسی نیک اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے زندگی کے تمام باقی دن گزاروں گا۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اس آدمی نے کمال کو ایک طرف آبادی سے تھوڑا دور لے جا کر 2000 دینار کی پوٹلی اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لو دینار، اور اب میری بات غور سے سنو۔ وہ آدمی دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، پھر سرگوشی والے انداز میں بولے، میرا نام اصغر ہے اور میں بادشاہ سلامت کے ہونے والے داماد شہزادے رستم کا وزیر خاص ہوں۔ دراصل شہزادہ معمولی شکل و صورت کا ایک بڑی عمر کا آدمی ہے جس کا باپ ایک ظالم بادشاہ ہے، اور اس کی بشمال دولت اور بادشاہی کے بلبوتے پر بدصورتی کے باوجود بھی شہزادی صبرینا سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ بس ابھی نکاح اور رخصتی ہونا باقی ہے۔ تو شہزادی صبرینا، کیونکہ اگر اس نے دولہے کو دیکھ لیا تو وہ کسی بھی صورت میں یہ شادی نہیں کرے گی، اور بادشاہ ظہیر جان کو یہ رشتہ منظور نہیں ہوگا۔ تو سوچو، ہمارے بادشاہ سلامت اور شہزادے رستم کی کتنی جگ ہسائی ہوگی، اور بادشاہ اپنی رعایا کے سامنے کس منہ سے جائے گا؟ ابھی تک شہزادے رستم کا سامنا شاہی محل میں کسی سے نہیں ہوا۔ کمال نے تصویر زدہ لہجے میں کہا، تو آپ نے مجھے غریب مسافر سمجھ کر انعام کا لالچ دیا، اور آپ مجھے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی اور فریب دینے کے لیے چن لیا۔ مکار وزیر نے مسکرا کر جواب دیا، ارے میاں، آپ آم کھاؤ، پیڑ کیوں گن رہے ہو؟ نکاح کے وقت تو شہزادہ خود وہاں موجود ہوگا، مگر پردے میں۔ بس رات کے وقت چند گھنٹوں کے لیے تم شہزادہ بن کر شہزادے کے پاس چلے جانا، بس شہزادے کی رخصتی ہو جائے۔ لیکن یاد رہے کہ کسی بھی صورت میں تم نے ان سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کرنی ہے۔ بس کوئی بہانہ بنا کر سو جانا، اور صبح منہ اندھیرے ہی شہزادی کو وہاں چھوڑ کر کہ تمہارا سایہ بھی اس ملک میں دکھائی نہ دے۔ کمال گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے چند گھنٹے کی اداکاری کے لیے پورے 2000 انعام میں مل رہے تھے، اور ویسے بھی شہزادی صبرینا کی شادی تو ایک شہزادے سے ہو رہی تھی، تو اس میں کیا برا اور کیا کالا؟ اسے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر وزیر بولا، یہ لو رقم اور سوچو مت، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہمارے شہزادے کی ضد ہے کہ وہ شہزادی کو لے کر ہی جائے گا۔
बस ये थोड़ी सी अदाकारी करनी है, अब मेरे पीछे आओ। वजीर उसे शाही मेहमान खाने में लाया और एक शाही लिबास थमाते हुए कहा, तुम्हारा काम अब शुरू हुआ। ये शाही लिबास पहनो और मेरी हिदायत के मुताबिक अमल करते जाओ। याद रहे, राज में हम दोनों की सलामती है। राज पास होने की सूरत में हम दोनों को अपने जान से हाथ धोने पड़ेंगे। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना शहजादे रुस्तम? वजीर ने तो उसको अभी से ही शहजादा बना दिया था, लेकिन कमाल को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने शाही लिबास पहना और वजीर के पीछे पीछे चल दिया। शाही रस्मों के मुताबिक शादी की सभी रस्म पूरी हो चुकी थी। दूल्हा और दुल्हन के लिए महल के खास कमरे को सजाया गया था। रात अभी बाकी थी। शहजादे रुस्तम उर्फ कमाल लकड़हारे ने डरते डरते दुल्हन का घूंघट उठाया तो शहजादी सबरीना का हुस्न जमाल देखकर दंग रह गया। शहजादी ने भी इतना खूबसूरत दूल्हा देखकर अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया, लेकिन वो दूल्हे की खामोशी देखकर हैरान जरूर हुए। क्या बात है सरताज, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? कमाल की पुरस्कार खामोशी पर वो खूब परेशान सी हो गई थी। कमाल ने सोचा कोई बहाना करना चाहिए, वरना शहजादी बार बार यही सवाल पूछेगी। दरअसल शहजादी साहिबा, बात यह है कि मैंने एक मन्नत मानी थी कि जब आपसे शादी होगी तो 2-3 दिन में किसी से बात नहीं करूंगा। इसीलिए आप मेरी मजबूरी को समझते हुए खामोशी से सो जाइए। 3 दिन पूरे होते ही हम खूब ढेर सारी बातें करेंगे और हम पूरे मुल्क की सैर भी करेंगे। कमाल को उस वक्त अपनी बूढ़ी माँ की बहुत याद आ रही थी और उसकी दुआ भी कि बेटा, खुदा करे तुम्हारी शादी किसी बादशाह की बेटी से हो, किसी खूबसूरत शहजादी से। वो दिली दिल में अपनी माँ से कह रहा था, आज आपकी दुआ कबूल हो गई और मेरी शादी बहारिस्तान की इतनी खूबसूरत शहजादी से हो गई। अम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत और दुआओं की एवज एक चांद सी दुल्हन अता फरमाई। लेकिन माँ, ये दुनिया बहुत जालिम है। ऐसी भोली भाली खूबसूरत शहजादी से धोखा किया जा रहा है। अम्मा, हम गरीब लोग किसी से क्यों धोखा करें? अगर मैंने शहजादी को सब कुछ सच बता दिया तो शहजादा रुस्तम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं किसी से धोखा नहीं कर सकता माँ, इसीलिए मैं सिंध वापस आ रहा हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी वजह से कितनी परेशान हो रही होंगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो अपनी माँ को याद करते हुए रोते जा रहा था। आखिरकार फजर का वक्त हो गया। दुल्हन गहरी नींद सो रही थी। कमाल चुपके से उठा और एक निगाह अपनी दुल्हन पर डाली और वजीर के दिए हुए 2000 की दिनार वाली पोटली उसके सिरहाने के पास रख दिया और अपनी उंगली में पहनी हुई वो शाही अंगूठी पर हाथ फेरने लगा और फिर खुद से बात की, ऐ शहजादी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज। कमाल ने आंसू पोंछते हुए खामोशी से महल से बाहर का रुख किया और सुबह होने से पहले दूर किसी जंगल में चला गया। वो पूरा दिन मुसलसल चलता रहा और शाम को थककर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो सफर की थकावट से और भूख की वजह से निढाल हो गया था। उसके पास सिर्फ वो शाही अंगूठी थी जो शहजादी ने उसे तोहफे में दी थी। वो अब वापसी का सोच रहा था कि अचानक उसे वही परिंदे दिखाई दिए जो उसे यहाँ उड़ा कर लाए थे। वो आपस में फिर बातें कर रहे थे। दोस्त, हमारे कबीले के तो सारे परिंदे चीन चले गए और अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। हम आज ही चीन कूच कर जाएंगे और हाँ, वापसी पर सिंध के उस जंगल में जरूर उतरेंगे जहाँ हमें वो इंसान मिला था। उस जंगल में आमों के बहुत सारे पेड़ हैं और याद है हमने किस तरह से आम खाए थे। दिल चाह रहा है कि एक दफा और वो आम खाए जाए। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरे परिंदे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कमाल की तो जैसे खुदा ने सुन ली थी। वो तेजी से उनके करीब आया और मौका गनीमत जानकर एक जबरदस्त किस्म की ऊंची छलांग लगाकर दोबारा एक परिंदे की पीठ पर बैठ गया। परिंदे भी अचानक डर के मारे फिजा में उड़ने लगे, लेकिन इस मर्तबा वो भी इंसान से मानूस हो गए थे और आपस में बातें करते करते आखिरकार वो सिंध के उस जंगल में आकर उतर गए जहां से वो उड़कर बहारिस्तान गए थे। कमाल भी बहुत फुर्ती से उतरा और बहुत सारे आम तोड़कर उस मेहमान परिंदे के सामने रख दिए। परिंदे तो मीठे मीठे आम खाने में लग गए और कमाल अपने घर की तरफ चल निकला। उसकी माँ ने उसे देखा तो बहुत खुश हुई। अपने बेटे को सीने से लगाकर मामदा की शफकत से आबदीदा हो गई। जब उसने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई तो वो भी हैरान हो गई। दूसरी तरफ किसी जासूस ने शहजादे रुस्तम का राज फाश कर दिया। बादशाह जहीर जान को जब असल हकीकत का इल्म हुआ तो उसने शहजादे रुस्तम और उसकी बारात को वहां से निकाल दिया। शहजादे को धोखा दही के जुर्म में वहां से उसको भी भेज दिया। शहजादी सबरीना को भी बहुत सदमा पहुंचा।
लेकिन वक्त पर ही उसको शहजादे रुस्तम का हकीकत पता चलने की वजह से वो बहुत खुश हो गई थी। तभी शहजादी ने ऐलान करवाया कि जो कोई भी उसके उस शोहर को ढूंढ कर लाएगा जो रात उसके पास रुका था, उसे 1 लाख दिनार इनाम में दिए जाएंगे। इतने बड़े इनाम का सुनकर पूरे बाहरिस्तान में एक हलचल सी मच गई। वक्त गुजरता रहा। उधर कमाल ने दोबारा अपना पुराना काम शुरू कर दिया, यानी वो फिर से लकड़हारा बन गया। उसकी माँ अब भी उसे किसी बादशाह की बेटी से शादी का दुआ दे रही थी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि 2 अजनबी शख्स उसके पास आए और शहर का पता मालूम किया। मियाँ लकड़हारे, हम बाहरिस्तान से एक ऐसे आदमी की तलाश में निकले हैं जो वहाँ की शहजादी सबरीना से शादी करके भाग गया है। शायद यहाँ हमें वो आदमी कहीं मिल जाए और हमें 1 लाख दिनार वो इनाम में मिल जाए तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। कमाल ने दोनों की बातें सुनकर बड़ा घबराया। फिर कमाल ने उन्हें अपनी असलियत बता दी और अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना डाली और निशाने के तौर पर शहजादी की वो दी हुई अंगूठी भी दिखाई। वो दोनों आदमी कमाल को पाकर बहुत खुश हुए। आखिरकार कमाल अपनी अम्मी के साथ बाहरिस्तान पहुंच गया। बादशाह और शहजादी सबरीना ने भी उसकी बहुत इज्जत की और शहजादी सबरीना की शादी बड़ी धूमधाम से कमाल नामी उस नौजवान लकड़हारे से हो गई, जिसकी खुशी में अब दोबारा से पूरे शहर को सजाया गया और ये लकड़हारा कमाल उस मुल्क का बादशाह बन गया, जिसकी खुशी में पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। कमाल लकड़हारा अब बाहरिस्तान का बादशाह बन गया। उसे ये बादशाही सच बोलने और अपनी अम्मी की दुआ से नसीब हुई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।